अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। नाजरीन, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का बिजनेस कम्युनिटी से खिताब, और इस खिताब में उन्होंने मुल्क में नए सूबों के क़याम की अहमियत पर जोर दिया। और उनके इस बयान के बाद ज़ाहिर के एक बहस इस दोबारा छिड़ गई है इसमें कि पाकिस्तान में नए सूबे या इंतज़ामी यूनिट्स जो हैं वो नागुज़ीर हैं, क्योंकि ऐसा मुमकिन नहीं है कि 25 करोड़ की आबादी का मुल्क, जो कि दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है आबादी के लिहाज से, उसको उसी फरसूदा इंतज़ामी निज़ाम के तहत चलाया जाए जितना पिछली 7 दिहाइयों से हम लेकर चल रहे हैं। और इस दौरान हमने देखा कि दुनिया में वो तमाम ममालिक जो इतनी पॉपुलेशन या इससे बड़ी पॉपुलेशन है, उन्होंने अपने आप को मुख्तलिफ इंतज़ामी यूनिट्स में या रियासतों में या छोटे छोटे सूबों में तकसीम किया, ताकि बेहतर गवर्नेंस के साथ तरक्की जो है वो आगे उसकी मंजिल तय हो सके। इस सिलसिले में मिसाल सबसे पहली पड़ोस हमारे भारत की ली जाती है, जिसमें 1947 पार्टीशन के वक्त भारत जो है वो 8 सूबों पर मुश्तमिल था। आज भारत में 28 रियासतें और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। इसके साथ साथ खुद अमेरिका की अगर बात करें, जो 13 रियासतों से शुरू हुआ, आज 50 रियासतों पर मुश्तमिल है, और उसकी तरक्की इस वक्त पूरी दुनिया के सामने है। बेहतर गवर्नेंस और जो मजीद अलीफ देने के हवाले से, गुड गवर्नेंस के हवाले से, खुद इंडोनेशिया ने अपने आप को 38 रियासतों में, 38 सूबों में जो है वो तकसीम किया। नाइजीरिया की अगर बात करें तो उसने भी अपने जो फेडरल सिस्टम है उसको मजबूत करने के लिए 36 रियासतें बनाई। लेकिन हमारा अलमिया यह है कि हम 4 सूबों को अपनी ज़िंदगी और मौत का मसला बनाकर बैठे हुए हैं। एक बार फिर पूरे पाकिस्तान में ये बहस छिड़ गई है इस वक्त कि क्यों इतना ज़रूरी है नए सूबों का क़याम, या फिर जो इंतज़ामी यूनिट्स हैं कम अज़ कम उसके ऊपर बात की जाए। इंतहाई ज़रूरी है। इस हवाले से एक अवामी रेफरेंडम भी किया जा सकता है, लेकिन इसमें बहुत बड़े बड़े मसाइल दरपेश हैं। सबसे पहले तो वही बड़ी सियासी जमातें जो किसी भी सूरत नहीं चाहेंगी कि उनकी अथॉरिटी जो है वो शेयर हो, वो कभी भी नहीं चाहेंगी कि मुल्क जो है मज़ीद सूबों में तकसीम हो। इस तमाम अहम मामले को मैं डिस्कस करूंगा। हमारे गेस्ट पैनल में हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वफाकी वज़ीर और ज़ीरक सियासतदान जनाब मोहम्मद अली दुर्रानी साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। और उनके साथ ही हबीब अकरम साहब भी मौजूद हैं, जो कि सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं। हबीब साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। दुरानी साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आता हूं। दुनिया में एक कामयाब मॉडल है रियासतों को निचली सतह तक मुंतकिल करने इख्तियारात और वसाइल के हवाले से और एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियाद पर। पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं किया जाता? हम क्यों पिछली 7 दिहाइयों से एक ही बात के ऊपर अटके हुए हैं कि हम ये चीज़ें नहीं होने देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, बहुत ही वाज़ेह बात है कि सूबे जो हैं वो हुकूमत को एक अच्छी गवर्नेंस का मौका देते हैं। जितने सूबे इंतज़ामी तौर पर एफिशिएंट होते हैं, उतना ही एफिशिएंसी जो है वो मुल्क की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाती है। हमने अपने मुल्क के अंदर जो सूबे बनाए, वो सूबे जो हैं, जिस वक़्त पाकिस्तान बना था उस वक़्त भी इस मगरबी पाकिस्तान के अंदर, मतलब कराची फेडरल एरिया था, सिंध सूबा था, खैरपुर सूबा था, बहावलपुर सूबा था और KPK सूबा था, मतलब उस, और बलोचिस्तान, उस वक्त भी 7 सूबे थे। हाँ। लेकिन जब 1 यूनिट के बाद जब वो बना, 1 यूनिट बना, और फिर जब 71 में दोबारा सूबे बने, तो उन सूबों में से भी 2 मजीद कम करके 4 बना दिए गए। और ये जो एक सूरत हाल बनी है, इसने पाकिस्तान के अंदर मुश्किलात पैदा की हैं, गवर्नेंस को डिटोरिएट कराया है, और इसके नतीजे में वडेरे और जो एक कैप्चर एलीट पैदा करने वाले जो लोग हैं, उन्होंने अपनी गिरफ्त को मजबूत किया है। और इसी तरह से अगर आप देखें कि जब हमने 18वीं तरमीम की, उसके अंदर जब हमने NFC अवार्ड को तकसीम के रेशोज को बढ़ाया, तो उसमें फिर हमने वही जुल्म किया कि हमने सूबों का हिस्सा तो बढ़ा दिया, लेकिन सूबों का मिलने वाला हिस्सा उसको अपने अजला में तकसीम करने का कोई निज़ाम हमने नहीं दिया। लिहाजा अब ये हुआ है कि सूबों को मिलने वाला पूरा पैसा जो है वो बोरियों में भर के चीफ मिनिस्टर के पास चला जाता है। उसकी मर्जी वो कहाँ खर्च करे और कहाँ ना करे।
लिहाजा इसी चीज को महसूस करते हुए मैं पहला पाकिस्तानी हूं जिसने 2008 में नए सूबों की तहरीक पाकिस्तान में शुरू की। और ये तमाम जो आपने फिगर्स दिए हैं, ये उस वक्त से हम मुसलसल मीडिया के सामने रख रहे हैं। और उसके साथ ही हमने ये भी मुतालबा किया था कि बहावलपुर और मुल्तान पे जो है इनको दो अलग अलग सूबे बनाए जाएं। और वो इतनी बड़ी तहरीक बनी कि आप ये अंदाजा करें कि 2012 में एक यूनानिमस रेजोल्यूशन के जरिए पंजाब असेंबली ने इस तकसीम को वैलिडेट कर दिया। लेकिन वहां फिर यही दो बड़ी पार्टियां जब 13 के इलेक्शन जीत के आए तो इन्होंने उसको हेवाय कर दिया, उसको रोक दिया। और इस्टेब्लिशमेंट को भी अपने पीछे ले आए। 18वीं तरमीम के अंदर भी उन्होंने यही ड्रामा किया। मैं वाहिद सियासतदान हूं जिसने 18वीं तरमीम की मुखालफत की, उसके हक में वोट नहीं दिया और उससे बायकॉट किया। वजह यह थी कि आप ना सूबे दे रहे थे और ना वसाइल दे रहे थे आम आदमी को, आप सब कुछ दे रहे थे कि सियासी एलीट को। और आज अगर इस चीज के ऊपर आवाज उठाई गई है, जिसने भी उठाई है, मैं समझता हूं कि ये खुशाइन बात है। और इसके नतीजे में अगर ये अमल होता है तो इसके नतीजे में पब्लिक एम्पावरमेंट होगी। और सर मैं आपकी बात को थोड़ा आगे बढ़ाता हूं, क्योंकि इलेक्शन में हमने देखा, चाहे वो 2018 के हों या उसके बाद के इलेक्शंस हों, हमेशा इस मामले को इलेक्शन में कैंपेन के तौर पे यूज किया गया। सराइकी सूबे के हवाले से और जो है वो बड़ा इस्तेमाल किया गया, फिर वहां के वोट भी लिए गए, लेकिन हुकूमत में आने के बाद फिर उन चीजों को साइड में रख दिया जाता है। देखें, ये बिल्कुल आपने हकीकी बात की है कि सूबों, जब मैंने वहां तहरीक चलाई थी, तहरीक इतना जोर पकड़ गई कि इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, इन तमाम पार्टियों के पास, कि इन्होंने यूनानिमसली उसको वैलिडेट कर दिया। लेकिन क्योंकि नियत नहीं थी, जब जीत के आए तब उसको रोक दिया। तो इसलिए ये कोई भी पब्लिक इंटरेस्ट की चीज जो है उसको ये आगे नहीं बढ़ने देते, या उसको रोक देते हैं। जनाब, आपको रोकने का तरीका ये होता है कि वो उसको रोक देते हैं, असेंबली के अंदर ले जाके उसको रोक देते हैं, वसाइल के पास ले जाके, और कोई भी ऐसी सूरत नहीं बनने देते। सर, वजारतों पे टरखा के रोक दिया जाता है, वजारतों पे टरखा के, और लोगों को मफादात दे के रोक दिया जाता है। उन इलाकों के जो वडेरे होते हैं उनको खरीद के रोक दिया जाता है। और फिर इसके ऊपर कोशिश ये की जाती है कि असबियत को भड़काया जाए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये सिंध के अंदर इस पे अभी मैं आपको अभी प्रेडिक्ट कर दूं, आप ये सूबों की बात करेंगे, कल नून और पीपल्स पार्टी एक प्लेटफॉर्म पे आपको नजर आएंगे, बल्कि आज ही वो एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होंगे। जहां पर अवाम का मफाद आ जाए, उस मफाद को रोकने के लिए ये आपस में एक दूसरे के साथ सीसा पिलाई हुई दीवार, जिस तरह हम इंडिया के खिलाफ खड़े हुए थे, ये लोग अवाम के खिलाफ खड़े। लेकिन आज हालात थोड़े से मुख्तलिफ हैं। हबीब अकरम, मैं आपसे इसका तजिया चाहूंगा कि आज कितने मुख्तलिफ हालात हैं। अब ये जो मुतालबा जहां से सामने आया है, यकीनन अवाम देख रही है वहां पर, इससे पहले भी इस हवाले से मुतालबा जो है वो आता रहा है, डिमांड आती रही है, लेकिन अब पहले के मामले में और अब में आपको कुछ फर्क नजर आ रहा है? देखिए, जहां तक सूबों की डिमांड का ताल्लुक है तो ये कभी भी पाकिस्तान के अवाम की तरफ से इस तरह नहीं आई कि उसके ऊपर वोट डाले जाएं और उन सूबों की आवाज उठाने वाले लोग इलेक्शन जीत के आए और बाकायदा तौर पर वहां पर काम हो। ये डिमांड हमेशा जब भी आती है ये एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आई है। पाकिस्तान की तारीख इसी बात की गवाह है। खा वो जनरल ज़ियाउल हक का दौर था, खा वो जनरल परवेज मुशर्रफ का दौर था, खा वो जब भी एस्टेब्लिशमेंट का किरदार पाकिस्तान की सियासत में बढ़ जाता है तो गवर्नेंस ठीक करने का सिर्फ यही एक नुस्खा सामने आता है कि जनाब सूबे बना दिए जाएं। डॉक्टर माफ कीजिएगा मौलाना जफर अहमद अंसारी के कमीशन से लेके आज तक सूबा हो रही है, ये बात पाकिस्तान के अंदर चल रही है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि क्या गवर्नेंस के मसाइल का वाहिद हल सूबा है या कोई और भी चीज हो सकती है। और फिर इससे पहले कि मैं गुफ्तगू आगे बढ़ाऊं, अभी आपने जो इरशाद फरमाया कि जो इंडिया के सूबे हैं वो कैसे बने। इंडिया में सूबे नहीं हैं, इंडिया के अंदर रियासतें हैं और इंडिया एक यूनिट। हाँ, मैंने वही कहा, मैंने कहा स्टेट्स हैं, रियासतें हैं, भारत में रियासतें। हम विफाक हैं। वहां पर इंडिया की मरकजी हुकूमत और मरकजी असेंबली के पास
ये इख्तियार मौजूद है कि वो जब चाहे एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए कोई नई रियासत तख्लीक कर सकती है। पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये इख्तियार विफाक के पास नहीं है कि वो सूबों को उनकी मर्जी के बगैर उसमें तरमीम कर सके। ये क्योंकि हम विफाक हैं, हम चारों सूबे पाकिस्तान बनने से पहले भी मौजूद थे और पाकिस्तान इन सूबों ने मिल के बनाया है। ये है करारदाद और यही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जहां से शुरू होता है। सिर्फ यही नहीं, पाकिस्तान की पूरी जो कानूनी बुनियाद है वो उन सूबों की करारदादों और उनकी मर्जी पर खड़ी है। दिस इज वाई पाकिस्तान के अंदर सूबों की अहमियत कुछ दीगर जगहों से ज्यादा है। नंबर 2, अमेरिका एक विफाकी मुल्क है और अमेरिका में भी क्या हुआ, अमेरिका में रियासतें विफाक ने नहीं बनाई थी, अमेरिका में रियासतों ने मिलकर विफाक बनाया था और बाद में आहिस्ता आहिस्ता रियासतें उसमें मिलती गईं और जहां जो क्वेश्चनेबल टेरिटरीज थी वो तकरीबन 150 साल में मौजूदा शक्ल बनी जो आज हमको नजर आती है। और यहां वहां पर भी जो सूबे के यानी रियासती हुदूद में तयन का हतमी इख्तियार सेंट्रल या उनकी जो वॉशिंगटन के अंदर नहीं है, बल्कि वो सूबों के साथ मिलके, हत्ता कि वहां पे तो अपनी रियासतों के साथ मिलके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जाती है, वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी सेंट्रल नहीं है जिस तरह पाकिस्तान में। तो लिहाजा एक तो हमारा जो इमरानी मुआहिदा है सूबों का, ये है उसकी लीगल हैसियत। दूसरी तरफ आ जाए कि पाकिस्तान के अंदर जो चीजें जिससे एक्चुअली अवॉइड किया जा रहा है सूबों का मसला एक उठा के, वो ये है कि एक रियल डेमोक्रेटिक लोकल गवर्नमेंट सिस्टम। मैं जनरल रफके से तमाम तर इख्तलाफात के बावजूद इस बात का कायल हूं कि पाकिस्तान के अंदर एक ही लोकल बॉडीज का सिस्टम, लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम आया था और वो जनरल परवेज मुशर्रफ ने दिया था। और उसके अंदर जो खराबी पैदा की वो खुद जनरल मुशर्रफ ने पैदा की। पहली खराबी कि उन्होंने जो जिला नाजिम है और तहसील नाजिम है उनका डायरेक्ट इलेक्शन करवाने की बजाय उनको भी इस तरह कर दिया कि वो इलेक्शन मैनिपुलेट हो सके, ताकि वो जो काउंसलर्स थे उनको इलेक्टोरल कॉलेज बना दिया। पाकिस्तान की तारीख में, और मैं आपको ये सिंध का नंबर दे रहा हूं, सिंध में जब वहां पर बल्दियाती इदारे मौजूद थे जिनमें नफीसा शाह भी खैरपुर की नाजमा थी, सिंध के अंदर जहां पे आज भी तरक्याती खराजात कभी भी 60% से ऊपर नहीं खर्च होते, ये वो वाहिद स्पैन था जिसमें तरक्याती खराजात 90% तक खर्च हुए क्योंकि सूबे और तहसील तक फंड्स गए थे। ठीक, पाकिस्तान के अंदर 140A शामिल किया गया। पाकिस्तान के अंदर आज भी आपको चाहिए क्या, वो है लोकल बॉडी सिस्टम। और ये जो इंडिया की मिसालें दी जा रही हैं, नाइजीरिया की और पता नहीं कहां की, एक बात ज़हन में रखें कि 73rd या 72nd अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, जिसने इंश्योर किया था कि पाकिस्तान इंडिया में लोकल बॉडी सिस्टम को कानून आईनी तहफ्फुज होगा। ये 90s की बात है और 90s से ऑनवर्ड इंडिया ने तरक्की शुरू की है, वहां पे गवर्नेंस बेहतर हुई है। चाइना में जहां पे 30 सूबे हैं, चाइना के कम से कम 5 सूबे पंजाब से बड़े हैं या पंजाब जितने हैं। इंडिया में 3 सूबे पंजाब के लगभग बराबर या बड़े हैं। चाइना में जो शंघाई पोर्ट है, जो चाइना की सबसे मसरूफ पोर्ट है, वो सूबे के पास नहीं है, वो वहां की म्युनिसिपैलिटी के पास है, क्योंकि म्युनिसिपैलिटी को पता है कि हिंटरलैंड से जोड़ने के लिए कौन सी सड़क चाहिए, कहां पे क्या करना है, वो बनाते हैं, वो पूरी की पूरी मैनेज करते हैं शंघाई पोर्ट। और वहां पे उन्होंने पूरे का पूरा ऑपरेशन इस हिसाब से कर दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हमारा प्रॉब्लम क्या है? जी मैं हम लोकल बॉडीज नहीं बनाने देना चाहते। मैं आपके सर आपके जो दोनों पॉइंट्स हैं, आपके दोनों बड़े वैलिड पॉइंट हैं। एक तो ये कि जनाब ये जो इंडिया और पाकिस्तान के मुकाबले अगर हम देखें और यहाँ पर हमें किसी भी नए सूबे के बनाने के लिए जो मुताल्लिका उस सूबे की असेंबली है वहाँ से हमें उसकी मंजूरी लेना होगी, ये सारी चीज़ें। और फिर दूसरा, हमारे यहाँ ये जो 3rd tier ऑफ गवर्नमेंट है इसको नहीं पनपने दिया जा रहा, ये सबसे बड़ी रुकावट इस वक्त बन रही है सूबाई हुकूमतों के हवाले से। इन दोनों पॉइंट्स को मैं रखूँगा, दुरानी साहब की तरफ भी रखूँगा, फिर कुछ और चीज़ें जो हैं वो भी हम अपने जो पैनल है उनके साथ डिस्कस करेंगे। एक छोटे से ब्रेक की कॉल है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को मज़ीद आगे लेकर चलते हैं।
प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। दुरानी साहब, हबीब अकरम साहब ने बहुत ज़बरदस्त किस्म का तज्जिया अपना पेश किया। दोनों पॉइंट्स मैं आपके सामने रखूंगा। दुनिया में अगर आसान था तो उन्होंने कर लिया, लेकिन पाकिस्तान में इंतहाई पेचीदा और मुश्किल काम होगा। क्या जो मुतल्लिका असम्बलीज़ हैं, क्योंकि रहा फिर वही जाता है, उन्हीं असम्बलीज़ के अंदर वही सियासी जमातें जो हैं वो सबसे बड़ी उसकी मुखालफत करेंगी, तो कैसे इस चीज़ को दूर किया जा सकता है? क्या इसमें कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जा सकती है? क्या हो सकता है? देखें, इसमें हबीब साहब ने जो पॉइंट्स रेस किए हैं उसमें बहुत वेट है और उस पर बातों पर डिस्कशन भी हो सकती है, लेकिन मैं इस नुक्से के ऊपर जिसको आपने अभी उठाया है कि ये फॉर्म ऐसी है कि इसमें मुमकिन नहीं है, ये बिल्कुल मैं इससे इख्तलाफ की इस्तारत करूंगा। बात यह है कि ये वो प्रोसेस है जो पाकिस्तान की तारीख में हो चुका है। अगर अगली दफा हो तो मैं डॉक्यूमेंट्स भी ले आऊंगा कि पंजाब असेंबली ने 2012 में पंजाब की तकसीम का रेजोल्यूशन पास कर दिया हुआ है। ना उसको हबीब साहब खत्म कर सकते हैं, ना मैं कर सकता हूं, और ना इस वक्त की हुकूमतें कर सकती हैं। वो रेजोल्यूशन इस वक्त मौजूद है जिसमें बहावलपुर सूबे की बहाली और जनूबी पंजाब सूबे के कयाम की बात की गई है। तो ये इस चीज को निशानदही करती है कि अगर किसी खित्ते के अवाम को, और ये क्यों हुआ था, ये इसलिए हुआ था कि वहां पे जब तहरीक चली तो उस तहरीक में इतना जोर पैदा हो गया कि कोई भी सियासी पार्टी ये जसारत नहीं कर सकती थी कि इस प्रोसेस को रोक दे। लिहाजा उन्होंने सूबाई असेंबली में इसके आगे सरेंडर करके आगे बढ़ने की कोशिश की। लेकिन दूसरी बात जो ये वाली, मैं सूबों की तहरीकों को इस्टेब्लिशमेंट से लिंक करना, ये थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि नाजायज बात है, वरना ये बहुत पहले हो गया होता। हम ये जो तहरीक थी जो 2008 से 12 तक चली, इसको रुकवाने में एस्टैब्लिशमेंट का हाथ था। मैं उसके प्रूफ दे दूंगा जब बैठेंगे सामने, ठीक है। तो इस लिहाज से ये बात नहीं से, हाँ अलबत्ता बल्दियाती इंतखाबात का जहां तक ताल्लुक है उसको हमेशा एस्टैब्लिशमेंट ने बैक किया है, और उसके लिए जब मुशर्रफ साहब के हुकूमत में जब बल्दियाती इदारे बने थे, मैं खुद उसका हिस्सा था, तो हमने उनसे उस वक्त कहा था कि बल्दियाती इदारों की और जो ये नेशनल और कौमी सूबाई असेंबली की मुद्दत है ये एक होनी चाहिए और इनको इकट्ठा बनना चाहिए और इकट्ठा खत्म होना चाहिए। लेकिन उनसे ये गलती हुई कि उन्होंने बल्दियाती इदारे पहले बना दिए। जिस घड़ी, ये खुद आप इस चीज की गवाही देंगे, जिस घड़ी सूबाई हुकूमतें आई सबसे पहले उन्होंने बल्दियाती इदारों की पिन निकाल दी। पुलिस का अख्तियार और इंतजामी अख्तियार बल्दियाती इदारों से लेने शुरू कर दिए, क्योंकि सूबाई जो लीडरशिप है उनको बल्दियाती इदारे वारा ही नहीं खाते, वो चाहते हैं कि वो ना हो। लिहाजा इन दोनों चीजों को खलत मलत हमें नहीं करना चाहिए। बल्दियाती इदारों के बगैर जमहूरियत का कोई तस्वुर नहीं। और जहां तक सवाल है सूबों का साइज अगर राइट साइज होगा, और बिलखुसूस ऐसे सूबे जो डिमांड कर रहे हैं, भाई मैं इस चीज को नहीं मानता और मेरे साथ आके कोई डिस्कशन करें कि बहावलपुर एक सूबा था, उसको मार्शल लॉ के LFO के जरिए आपने खत्म किया, उसको कायदे आजम ने एक्नॉलेज किया था, उसको 1954 के ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको वैलिडेट किया था, खैरपुर को वैलिडेट किया था उन्होंने भी। आप उठते हैं और उसको खत्म कर देते हैं, उसके बाद कहते हैं कि ये तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? और ये प्रोविजन आप आइन उठा के पढ़ लें, आइन में नए सूबे बनने का तरीकेकार हमारे यहाँ इंडिया से मुश्किल जरूर है, लेकिन ये नहीं है कि वो नहीं है। अगर है तो फिर है, उसको बनना चाहिए। तो मैं ये समझता हूं कि ये दोनों चीजें जो हैं इनकी अपनी अपनी अफादियत है। मेरे से पूछे, जब मैं राजनपुर से उठ के लाहौर अपना काम करवाने आता हूँ, सारे काम बल्दियात में नहीं होते, कुछ ऐसे भी होते हैं जो सेक्रेटेरिएट में होने होते हैं, तो मेरे पे क्या गुजरती है। और इसी तरह जब इतना बड़ा सूबा आप बना देते हैं जिसमें कि एक एजुकेशन के लिए आप 8 फैक्ट्रीज रखते हैं, तो गवर्नेंस की कॉस्ट कितनी बढ़ जाती है। तो इस चीज पे डिस्कशन होनी चाहिए। और इंडिया में जितने सूबे बने हैं, ये मैं अग्री करता हूं कि वो स्ट्रोक ऑफ पेन से नहीं बने, वो एक प्रोसेस से बने हैं। जिस तरह हमने बहावलपुर और जनूबी पंजाब के लिए जब मूवमेंट चलाई, तो हमने एक प्रोसेस के जरिए काम किया, इख्तलाफात के बीच में से हमने आगे बढ़ने के रास्ते निकाले। और आज भी अगर आप एकदम से ड्राइंग बोर्ड पे बैठ के 15-20 सूबे बनाएंगे तो उसका नुकसान होगा। अगर आप उसको एक पॉलिटिकल प्रोसेस के जरिए बनाएंगे
तो वो आपके फायदे हबीब में अकरम होगा। साहब, एक पॉलिटिकल प्रोसेस को अपना के उसको फॉलो करके आपने फाटा का इंतजाम कर दिया, सारी चीजें। तो इसी तरीके से जब आप डिवीजन की तरफ जाते हैं, और माइंडेड के ये डिवीजन जो है एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियाद के ऊपर चीजों की बेहतरी के हवाले से हो, तो क्या वहां पर मुमकिन नहीं है? जहां तक गवर्नेंस का मामला है, तो अगर मैं ये सूबों की बात मान लूं कि आज उसमें फलां जगह से फलां जगह का फासला ज्यादा है, फलां जगह से फलां जगह का फासला ज्यादा है, तो ये फासले तो घटते बढ़ते रहेंगे। दूसरी बात यह है कि जहां तक सेहत की बात है या जहां तक एजुकेशन की बात है, अमेरिका में हार्वर्ड एक है, वहां पे बरतानिया में ऑक्सफोर्ड एक है, लाहौर में पंजाब में गवर्नमेंट कॉलेज एक है। आप हमेशा कुछ इदारे दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में, दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में अपनी जगह पैदा करते हैं। अब आप ये कहें कि ऑक्सफोर्ड अमेरिका के एक कोने से तो बहुत दूर है, एक कोने से बड़ा करीब है, तो लिहाजा एक और रियासत बना के वहां पे उसको कहा जाए कि तुम भी ऑक्सफोर्ड बना लो। ऑक्सफोर्ड बनाने का इस्तेकाक हर एक के पास है। दूसरी तरफ आ जाए, जहां तक गवर्नेंस का इशू है पाकिस्तान के अंदर, तो अब दुनिया में कितनी सारी सहूलियात हैं जो आपके एक क्लिक पे अवेलेबल है। आप दुनिया में चाहे तो पाकिस्तान में बैठ के दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में आप कंपनीज खोल सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर आज भी प्रोसेसेस ऐसे हैं कि आपको छोटे छोटे कामों के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। पहले अपने ये प्रोसेसेस ठीक कर लें। दूसरी बात यह है कि जो एक बात कही जाती है, जिसे एक लफ्ज आपने सुना होगा, वो होता है शरीफ। शरीफ दरअसल यानी मैं इसको किसी दर्जे में समझता हूं कि जैसे अरबी में शरीफ का लफ्ज है, हाँ। कि शरीफ वो शख्स जो मामलात को देखे और उनका निगहबान हो और मुअज़्ज़ज़ हो। ये दरअसल उसी का आप यूं कह लीजिए कि अंग्रेजी वर्जन है। शरीफ के बारे में कहा जाता है अमेरिका में कि आप एक दफा पैदा होने की जहमत गवारा कर लें, आपके मरने तक के तमाम उमूर का निगहबान शरीफ होगा। बात यह है कि यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर एक अच्छा बेहतर सिस्टम लेके आए ताकि आपको आपके लोगों को रियल क़यादत मिले। प्रॉब्लम क्या हो रहा है? प्रॉब्लम यह हो रहा है कि पाकिस्तान के अंदर ये पिछले कुछ अरसे में एक खामखा ये इस्लामाबाद के अंदर ये सोच परवान चढ़ी है कि मरकज कमजोर है, मरकज कमजोर है, विफाक कमजोर हो रहा है। हमने ये बहस हमेशा से सुनते आए थे कि जनाब विफाक कमजोर हो रहा है, विफाक कमजोर है। क्या कमजोर हो रहा है? इख्तियार देने से कमजोर हो जाएगा? इसका मतलब है कि सूबे बनाएंगे तो क्या होगा? दरअसल इसके पीछे हिकमत यह नहीं है कि गवर्नेंस ठीक करनी है। हाँ। इसके पीछे मकसद यह है कि विफाक को दूसरों के ऊपर लादना है। पाकिस्तान का विफाक कोई खुदा न खास्ता कोई काबिज विफाक नहीं है, यह हमारा बनाया हुआ विफाक है। ठीक। अच्छा, अब ये आपका जो नुक्ता नजर है कि 18वीं तरमीम के बाद हेल्थ एजुकेशन इस समय बहुत सारे उमूर जो हैं वो प्रोविंशियल डोमेन में चले गए, लेकिन शायद वो ट्रू लेटर एंड स्प्लिट के अंदर नहीं हुए, वरना हालात थोड़े से मुख्तलिफ होते हैं। और फिर जो कहा जा रहा है कि जनाब विफाक कमजोर, एक सेकंड, जब तक पाकिस्तान के अंदर जिले निजाम और वो वाला निजाम जो जनरल मुशर्रफ लेके आए थे वो वाला निजाम नहीं होगा, आप 20 छोड़ के 200 सूबे भी बना लें, मसला हल नहीं होगा। यानी आप ये कह रहे हैं कि विद इन द गिवन ब्रैकेट ऑफ जो हमारा मॉडल है, हमारे प्रोविंसेस हैं, इसी के अंदर हम अपनी थर्ड टियर गवर्नमेंट जो है इसको बेहतर करें तो हालात बेहतर हो सकते हैं। ये हबीब अकरम साहब का तज्जिया है जो मैं अब तक समझाऊं। एक छोटी सी ब्रेक है और ब्रेक के बाद मैं जानूंगा कि जनाब ये जो बात की जाती है कि विफाक जो है वो कमज़ोर हुआ, सूबे तगड़े हो गए हैं, और उन पे हबीब अकरम साहब जो उनका तज्जिया, लेकिन इसके ऊपर मैं राय जानूंगा मोहम्मद अली दुर्रानी साहब की एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। दुरानी साहब, अच्छी बात यह है कि दोनों नुक्ता नज़र जो है वो इस वक्त हमारे सामने आ रहे हैं। ये जो बात की जाती है कि जनाब 18वीं तरमीम के बाद विफाक कमज़ोर हुआ और वसाइल के एतबार से सूबे तगड़े हो गए, लेकिन वो डिलीवर नहीं कर रहे हैं। अकरम साहब जो हैं थोड़ा सा मुख्तलिफ तज्जिया है, वो कहते हैं कि जनाब इख्तियारात असल चाहिए हैं पूरे के पूरे विफाक को। आप क्या कहेंगे? मैं समझता हूं कि देखें, इंटेंशंस पे तो जितना भी डाउट किया जाए किया जा सकता है, ठीक है जी, लेकिन जो हकीकत होती है उसको तो उसमें देखना पड़ता है, रियलिटी में देखना पड़ता है। इस वक्त क्या हो रहा है? क्या जो अख्तियारात मरकज से सूबों को गए हैं वो सूबों के अवाम को मिल रहे हैं?
भाई मैं तो एक अफेक्टेड पार्टी बैठा हुआ हूँ। जब ये करारदाद पास हो रही थी उस वक्त मैं पार्लियामेंट में था, और पार्लियामेंट की मेरी तकरीर उठा के देख लें, मैंने उस वक्त जिस वक्त पूरी इस्टेब्लिशमेंट से लेके पूरे पाकिस्तान की सियासत इस 18वीं तरमीम की पुष्ट पे खड़ी थी, उस वक्त मैंने अकेले ने खड़े होके ये आवाज उठाई थी कि आप सूबों को ये सब कुछ दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये तो यकीनी बनाएं कि जो पैसे बोरी भर के चीफ मिनिस्टर को मिल रहे हैं वो नीचे भी तकसीम करें, और उसके साथ वो प्रोविजो लगाए कि जिस फार्मूले के तहत आप सूबों को ये अमाउंट दे रहे हैं उनकी आबादी, उनके इलाके, उनकी तरक्की की बुनियाद के ऊपर, उसी हिसाब से वो सूबों को भी दें। मुझे कोई बताए कि आज तक किस सूबे ने प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन कायम किया, किस सूबे ने कितने पैसे जो है अपने इजला में तकसीम किए हैं, और कौन सा सूबा जो है उसका चीफ मिनिस्टर कितनी बोरियां भर के जहां उसने चाहे उसने दे दी। तो ये बात तो इसका कोई इनकार नहीं है कि बल्दियाती इदारे होने चाहिए, लेकिन बल्दियाती इदारे जब ये बनाते भी हैं तब भी उनको 2 टके नहीं देते। अभी भी मेरे साथ खुशाब के नाजिम बात करे तो उन्होंने कहा मैं जितना नाजिम रहा मेरे पास कागज लेने के पैसे नहीं होते थे। तो आप सूबाई हुकूमतों को जितना मर्जी फरिश्ता बना लें, उनको जितना मर्जी मासूम बना दें, लेकिन उनमें बैठे हुए लोग मासूम नहीं है। सर देख लेना एक कंपैरिजन फेडरल गवर्नमेंट अगर नून लीग की है और प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी नून लीग की है, और थर्ड टियर जो है वहां पे भी अगर नून लिए गए तो बड़ा लग गया पैसा लाहौर में और पंजाब पूरा बन गया। फेडरल गवर्नमेंट जो है वो नून लीग की है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की है सिंध में, और कराची जो है उसका हशर आपके सामने है कि वहां पे जिस तरीके से कराची का बेड़ा गर्क इस वक्त हुआ है सबके सामने। तो हबीब अकरम साहब ये जो इख्तियारात और वसाइल ये सारी तकसीम जो है ये पॉलिटिकल पार्टीज के अपने डोमेन्स भी तो यहां पर आते हैं, बहुत सियासत इसके ऊपर भी तो बहुत ज्यादा होती है, और आपके सामने है पूरा कराची। तो देखिए सियासत से कौन रोक रहा है? सूबे बनाना अगर सियासत है तो सूबों का ना बनाना भी एक सियासत है। अहम बात यह है कि पहले ऑब्जेक्टिव तय कर लें। ऑब्जेक्टिव कौन सी सर्विसेज हैं जो फराहम नहीं हो रही, पहले ये तो तय कर लें ना। क्या आपको सूबाई सर्विसेज एट द डोर स्टेप चाहिए? तो दुनिया में तो कहीं नहीं है। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि महाराष्ट्र में जो बॉम्बे वाले को जो चीज हासिल है वो बिल्कुल पहाड़ पे रहने वाले को भी हासिल है, ये तो नहीं हो सकता, दुनिया में तो कहीं नहीं है। अच्छा, कैलिफोर्निया के एक सिरे से दूसरे सिरे तक आपकी सूबाई हुकूमत आपके दरवाजे तक पहुंची हो, ये भी मुमकिन नहीं है। आप पहले ये तय करें कि कौन सी सर्विसेज हैं जो आपने पहुंचानी है डोर स्टेप तक, पहले तो ये तय कर लें। ये मतलब हम कर क्या रहे हैं? हम घोड़े को गाड़ी के पीछे बांध रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि नहीं, चूंकि हमारे जहन में ये हल आ गया है इसलिए अब इसी हल पे सारे राजी हो जाएं। भाई सर्विसेज तय करें, और मैं आपको पूरे यकीन से बता सकता हूं कि आप जितने लोगों से पूछेंगे आपको सारी की सारी जो सर्विसेज हैं वो 4 मिलेंगी। वो एक मिलेगी एजुकेशन, एक मिलेगी आपको हेल्थ, एक मिलेगी आपको म्यूनिसिपल सर्विसेज, और एक मिलेगा आपको बिजली का निजाम या म्यूनिसिपल या मैजिस्ट्रेसी सिस्टम। ये चारों के चारों बल्दियाती इश्यूज हैं। अब मसला यह है कि जो काम छरे वाली बंदूक से हो सकता है हम तोप से तय करने के लिए बैठे हुए हैं, बिकॉज हमारे हाथ में हथौड़ा आ गया हुआ है। ये 4 सर्विसेज हैं, ये चारों सर्विसेज बिजनेस को चलाती हैं, ये चारों सर्विसेज घरों को चलाती हैं, ये चारों सर्विसेज आपके दीगर इदारों को चलाती हैं। यहीं से आपको नई क़यादत मिलती है। आपके सूबे में ये आप अमेरिका में देख लीजिए, ज़ोरान ममदानी, आपको पता है ना, न्यूयॉर्क स्टेट की असेंबली के रुकन हैं, लेकिन इतना बावकार और बातौकीर ओहदा है न्यूयॉर्क के मेयर का कि वो उसमें हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन हमारियां तो सर, हमारियां जो मेयर है वो तो चीफ मिनिस्टर के मातहत काम करता है ना, तो पॉलिटिकल चीजें तो वो डिप्टी कमिश्नर के मातहत काम करता है, चीफ मिनिस्टर तो बड़ी दूर की बात है। ठीक, आप जब उसे लोगों से मुंतखब करवाएंगे, आप डिप्टी कमिश्नर को इस्तेमाल नहीं करेंगे उसके इलेक्शन में, बल्कि डिप्टी कमिश्नर को आप डीसीओ का रुतबा दें जैसा कि उस कानून में दिया गया था। आपकी पुलिस की डिसेंट्रलाइजेशन होगी, आपकी सेहत की डिसेंट्रलाइजेशन होगी, आपकी एजुकेशन की डिसेंट्रलाइजेशन होगी। हमारे पास एक बंदा होगा, एक नहीं कई बंदे होंगे जिससे हम पूछ सकेंगे कि जनाब आप ये क्या कर रहे हैं।
चलें जी, बहुत अच्छी बात यह है कि इसके प्रोज एंड कॉन्स के ऊपर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, वे फॉरवर्ड क्या है, पाकिस्तान किस तरह से आगे बढ़ेगा, इसके ऊपर बहस होनी चाहिए, हर जगह पर इसके ऊपर बहस होनी चाहिए ताकि चीज़ें खुलें, आवाम की भी समझ में आए और फिर हमारी जो सियासी जमातें हैं, जो हमारे अहले इक़्तिदार हैं, उनकी भी समझ में आए कि मुल्क को आगे किस निज़ाम के तहत चलाया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे मोहम्मद अली दुर्रानी साहब और हबीब अकरम साहब, आप दोनों हजरात का बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, गए वक्तों में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि ओनली ए लाइफ लिव्ड फॉर अदर्स इज ए लाइफ वर्थ वाइल। इसकी मिसाल आज की दुनिया में इस तरह दी जा सकती है कि कराची में पिछले दिनों जो बारिश हुई, ठीक ठाक किस्म की बारिश हुई और अभी भी वो स्पेल्स जो हैं वो जारी हैं, इससे बेहद नुकसान पहुंचा। और सबसे खौफनाक पहलू जो है वो ये था कि इस बारिश के दौरान स्कूल के, मदरसों के, ऑफिस जाने वाली ख़वातीन, बुज़ुर्ग, जवान बुरी तरीके से रश में फंस चुके थे। और ऐसे में कुछ मनाजिर कराची में ऐसे भी देखे गए कि जहाँ पर लोगों ने अपने घरों के, अपने फैक्ट्रियों के, अपने ऑफिस के दरवाजे उन लोगों पर खोल दिए उनकी पनाह के लिए और उनके रहने के इंतज़ाम के लिए, उनके खाने पीने के इंतज़ाम के लिए। और ऐसे हमने देखा कि कोरंगी के अंदर और शारा फैसल में बहुत बड़ा हुजूम था लोगों का, जो कि स्टक हो गया था, फंस गया था। तो ओरिएंट एनर्जी सिस्टम्स ने न सिर्फ इन लोगों को पनाह दी बल्कि उनके लिए चाय, नाश्ते और रात के खाने का इंतज़ाम भी किया। फिर ऐसे में एक छोटे बच्चों की बस जो है वो भी फंस गई थी। उन बच्चों को न सिर्फ यहाँ पर पनाह दी बल्कि उनके वालिदैन से उनका राब्ता भी कराया, वीडियो कॉल जो है उन पे उनका राब्ता कराया और इस बात को यकीनी बनाया कि उनके बच्चे जो हैं वो महफूज हाथों में हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें बताती हैं कि कराची न सिर्फ एक गरीब परवर शहर बल्कि सबको साथ लेकर चलने वाला शहर और सबका ख्याल रखने वाला शहर है। लेकिन जवाब में इस शहर के साथ क्या हो रहा है ये भी हम सबके सामने है। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।